हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज से हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट के ऐसे रिक्वेस्ट है कि सर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ाने के अलावा आप कुछ इंटरव्यू के लिए तैयारी भी कराइए। तो इसीलिए आज से मैंने इंटरव्यू प्रिपरेशन के पर्पज से कुछ क्वेश्चन आंसर का सीरीज स्टार्ट करा है। लगभग मैं सारे सब्जेक्ट इसमें कवर करूंगा। आज हमारा फर्स्ट डे है, पार्ट 1 है ट्रांसफार्मर का। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं ट्रांसफार्मर के कुछ बेसिक क्वेश्चन जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू प्रोस्पेक्टिव से। होता है क्या है स्टूडेंट, आपको थ्योरेटिकल तो आंसर डिटेल में पता होता है, लेकिन इंटरव्यू के टाइम में आपको एग्जैक्टली वही बताना होता है जो वो सुनना चाहता है। और बहुत से स्टूडेंट ये बताने में फेल हो जाते हैं, जिसके चक्कर में उनके पास नॉलेज होते हुए भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो आज हम बहुत ट्रिक से समझेंगे उन क्वेश्चंस के बारे में जो ज्यादातर इंटरव्यू में पूछा जाता है, और कुछ ऐसी पंचिंग लाइन भी हम आपको बताएंगे कि जिसको बताने के बाद इंटरव्यूअर के दिमाग में ये बात क्लियर हो जाएगा कि इस बच्चे के पास नॉलेज तो है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं ट्रांसफार्मर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। टुडे इज पार्ट 1। मैं कोशिश करूंगा जितना डिटेल में और जितना ट्रिकी में समझा सकूं उतना समझाने की कोशिश करूंगा, और आप ही लोग की डिमांड पे मैंने इस वीडियो को हिंदी में बनाने की कोशिश की है। तो मैं हिंदी प्लस इंग्लिश मिक्स करके बनाऊंगा ताकि जो इंग्लिश वाले विद्यार्थी उनको भी समझ में आ जाए और जो हिंदी वाले विद्यार्थी उनके लिए काफी आसान हो जाए। तो पहला क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है हर इंटरव्यू में, वो है ट्रांसफार्मर है क्या। यानी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा इंग्लिश में, डिफाइन ट्रांसफार्मर। ज्यादातर इंटरव्यू में इंग्लिश में ही क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आपको इंग्लिश में जवाब देना आना चाहिए। लेकिन इंग्लिश में जब आप रट के देने की कोशिश करेंगे तो आप कभी भी सफल नहीं होंगे। तो कोशिश करें कि आप समझें, समझने के बाद आप अपनी भाषा में उसको बताएंगे तो सामने वाले तक आप क्या बताना चाहते हैं आपका मैसेज पहुंच जाएगा, और वही ज्यादा जरूरी होता है इंटरव्यू में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन ट्रांसफार्मर एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग। तो पार्ट 1 हम कर लेते हैं ट्रांसफार्मर है क्या। तो जब भी कोई आपसे पूछेगा ट्रांसफार्मर है क्या, तो सबसे पहला लाइन जो आप बोलते हैं कि सर ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस। आप फटाक से बोलेंगे सर ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है। और जैसे ही आपने बोला कि ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस, वो तुरंत आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि व्हाई इट इज ए स्टैटिक डिवाइस, यानी स्टैटिक डिवाइस क्यों है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट जो रट्टा मार के गए होते हैं, जो रट के गए होते हैं, वो नहीं बता पाते हैं। तो आपको फटाक से आंसर देना है। स्टैटिक मतलब जो रुका हुआ है, यानी ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसमें कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होता, इसीलिए हम इसको स्टैटिक डिवाइस बोलते हैं। दो प्रकार के डिवाइस होंगे, जो घूमेगा वो डायनामिक, जो रुका होगा स्टैटिक। तो ट्रांसफार्मर में कोई भी पार्ट रोटेट नहीं करता, मूव नहीं करता, इसीलिए उसको हम स्टैटिक बोलेंगे। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर के इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी के बारे में, डेफिनेशन के बारे में। तो आप पहला पंचिंग लाइन बोलेंगे, वो होगा इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर इज इलेक्ट्रिकल स्टैटिक डिवाइस विच ट्रांसफर। अब यहां बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं, जो उसमें आके बोल देते हैं ट्रांसफॉर्म। दो शब्द है, एक शब्द है ट्रांसफर और दूसरा शब्द है ट्रांसफॉर्म। दोनों शब्द में अंतर है स्टूडेंट। ट्रांसफर और ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म का मतलब है रूप का परिवर्तन, और ट्रांसफर का मतलब एक जगह से दूसरी जगह भेजना। तो ट्रांसफार्मर में कभी भी रूप का, इलेक्ट्रिसिटी का जो नेचर है उसका परिवर्तन नहीं होता, वो ट्रांसफर करता है एक जगह से दूसरी जगह। इसीलिए आप ट्रांसफॉर्म नहीं बोलेंगे बल्कि ट्रांसफर बोलेंगे। हाँ, इलेक्ट्रिकल मशीन होता तो आप ट्रांसफॉर्म बोल देते, क्योंकि इनपुट इलेक्ट्रिकल है तो आउटपुट मैकेनिकल होगा, और इसका उल्टा भी होता है। लेकिन ट्रांसफार्मर में इनपुट और आउटपुट दोनों इलेक्ट्रिकल होते हैं, तो आप ट्रांसफर बोलेंगे ना कि ट्रांसफॉर्म, जो कि ज्यादातर विद्यार्थी गलती करते हैं। और यहीं से समझ में आ जाता सामने वाले को कि रट्टा मार के आया, इसको समझ में नहीं आया है। तो ट्रांसफार्मर इज अ स्टैटिक डिवाइस दैट ट्रांसफर इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट। यानी एक प्राइमरी जिसमें हम एनर्जी देंगे और दूसरा सेकेंडरी जिससे हम लोड को कनेक्ट करेंगे। तो प्राइमरी से, यानी एक सर्किट से दूसरे सर्किट पे एनर्जी को ट्रांसफर करता है। अब कंडीशन क्या है, विदाउट चेंजिंग बाय चेंजिंग लेवल ऑफ वोल्टेज एंड करंट। यानी ट्रांसफार्मर का मेन उपयोग ही इसलिए तो है कि जो हम बिजली बनाते हैं, जब उसको बहुत दूर तक ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो अगर हम लो वोल्टेज हाई करंट पे भेजेंगे तो पूरा का पूरा बिजली ट्रांसमिशन लाइन में लॉस में चला जाएगा। तो हम करते क्या है, बिना ट्रांसमिशन करने से पहले, बिजली को भेजने से पहले हम पहले उसको स्टेप अप करेंगे, यानी वोल्टेज को बढ़ाएंगे और करंट की वैल्यू को ऑटोमेटिक घटा लेंगे। तो ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है जो कि एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करता है, वोल्टेज के लेवल को बढ़ा के और घटा के। अब क्वेश्चन है किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो ये सबसे इंपोर्टेंट पंचिंग लाइन होगी कि ट्रांसफार्मर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब आप जोश में बोल तो दिए कि फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, लेकिन जैसे आप बोलेंगे सामने वाला ताक लगा के बैठा है कि वो आपसे तुरंत पूछ देगा कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो चिंता मत करिए, आगे के क्वेश्चन में हम इस बात को कवर करेंगे। और अगला इंपॉर्टेंट लाइन जो कि और पंचिंग है, इट डज नॉट चेंज द लेवल ऑफ फ्रीक्वेंसी। यानी ट्रांसफार्मर में इनपुट और आउटपुट जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसमें फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है जो जनरली हर इंटरव्यू सुनना चाहता है, मैक्सिमम स्टूडेंट इसको नहीं बोल पाते। यानी इनपुट की जो फ्रीक्वेंसी होगी वही आउटपुट की। अब कोई अगर मतलब बुड़बक टाइप का आदमी हो वो आपसे पूछ ले कि सर हम इनपुट और आउटपुट फ्रीक्वेंसी को चेंज क्यों नहीं करते, अरे तो जरूरत क्या है चेंज करने की, क्योंकि यहां हम एनर्जी में सिर्फ वोल्टेज लेवल को बढ़ाने की सोच रहे हैं, न कि फ्रीक्वेंसी को जबरदस्ती बढ़ा और घटा रहे हैं। इसलिए हम
कभी भी इनपुट और आउटपुट फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि ट्रांसफार्मर कभी भी पावर के लेवल को चेंज नहीं करता है। आइडियली ऐसा होता तो नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन ऐसा मान के चला जाता है, हमारा पूरा फोकस इसी पे शिफ्टेड रहता है कि ट्रांसफार्मर में इनपुट और आउटपुट पार्ट कभी भी चेंज नहीं हो। अब इस वीडियो में देखिए, एक ट्रांसफार्मर है जिसमें इनपुट ये है यानी प्राइमरी साइड ये है और आउटपुट यानी लोड साइड ये है। मैंने दो कर्व बनाया है, पहला लिया है वोल्टेज का, दूसरा लिया है करंट का। यहाँ वोल्टेज का डब्बा पूरा फुल है, इसका मतलब क्या है, वोल्टेज हाई है, और इधर देखिए वोल्टेज का लेवल कम है यानी वोल्टेज की वैल्यू कम हो गई तो वोल्टेज लो हो गया। यानी यहाँ पे जो भी आउट है वो कम है, किससे, भी इन से। इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्यों बोलेंगे स्टेप डाउन, क्योंकि यहाँ आउटपुट जो वोल्टेज है वो कम है, किससे, इनपुट वोल्टेज से। अब पावर सेम होता है, इसी चक्कर में क्या होगा, पावर इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट, यानी V1I1 इक्वल टू V2I2। तो अगर वोल्टेज की वैल्यू मैंने घटा दिया तो स्वाभाविक है करंट का वैल्यू लोड साइड में बढ़ेगा। इसीलिए देखिए यहां इनपुट में वोल्टेज हाई है तो करंट कम है, जबकि आउटपुट में वोल्टेज कम हो गया तो करंट ज्यादा हो गया। तो इसी प्रिंसिपल पे ट्रांसफार्मर वर्क करता है। अगर आउटपुट वोल्टेज कम है तो स्टेप डाउन, और अगर आउटपुट वोल्टेज ज्यादा है तो स्टेप अप। और ट्रांसफार्मर में इनपुट और आउटपुट का पावर का लेवल और नेचर दोनों सेम होता है। ध्यान दीजिएगा, यहां फ्रीक्वेंसी भी सेम होती है और साथ साथ इसका पावर भी हम आइडियली मान के चलते हैं, जो कि रियली होता नहीं है, लेकिन हमारी कोशिश यही रहती है कि ट्रांसफार्मर में इनपुट पावर आउटपुट पावर सेम रहे। अब आइए दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन है जो फटाक से आपसे पूछा जाएगा कि ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो स्टूडेंट, ट्रांसफार्मर जिस प्रिंसिपल पे वर्क करता है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन। अब फैराडे ने एक लॉ दिया था, उसने क्या कहा था कि अगर कोई भी कंडक्टर है और उस कंडक्टर में आप इलेक्ट्रिसिटी देंगे और वो इलेक्ट्रिसिटी चेंज हो रही है यानी ऑल्टरनेटिंग है, तो उसमें ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स डेवलप होगा। और इलेक्ट्रिसिटी अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट फ्लक्स डेवलप होगा। लेकिन फैराडे ने दूसरा भी एक लॉ दिया, उसने कहा कि अगर फ्लक्स जो कट कर रहा है किसी कंडक्टर में, ईएमएफ तभी इंड्यूस्ड होगा जब दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो। रिलेटिव मोशन मतलब या तो कंडक्टर घूम रहा हो तो फ्लक्स रुका हुआ हो सकता है, डीसी का हो सकता है, स्टैटिक हो सकता है। लेकिन अगर कंडक्टर स्टेशनरी है तो फ्लक्स को एसी होना पड़ेगा, चेंज होना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ईएमएफ इक्वल टू माइनस का d∅dt यानी चेंज इन फ्लक्स होना चाहिए। तो हम ट्रांसफार्मर के वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें तो हम सबसे पहले एसी इनपुट देते हैं ट्रांसफार्मर के प्राइमरी को, जो कि एक ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स बनाता है। और वो फ्लक्स क्या करता है, कोर के माध्यम से प्राइमरी से सेकेंडरी में जाकर लिंक करता है। और जैसे वो सेकेंडरी में लिंक करता है तो दूसरा वाला लॉ काम करता है। क्या काम करता है, वो जो फ्लक्स जो जाके कट किया था सेकेंडरी वाइंडिंग में, उसमें उस ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा इसी फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल से। और जो इंडक्शन प्रिंसिपल का मतलब यहां पे है कि एक का फ्लक्स दूसरे में जाके लिंक हो रहा है, इसलिए हमने इसको इंडक्शन बोला। अब क्वेश्चन ये है कि सर ट्रांसफार्मर तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है, लेकिन वोल्टेज बढ़ाता और घटाता कैसे है। तो एक टर्न में, ट्रांसफार्मर के एक टर्न में जो वोल्टेज की वैल्यू होती है, ईएमएफ की जो वैल्यू होती है वो सेम होती है। यानी एक टर्न में जो ईएमएफ की वैल्यू है प्राइमरी में या सेकेंडरी में, दोनों के दोनों सेम होगी। तो अगर मुझे बढ़ाना हो तो घटाना हो तो क्या करें, जो नंबर ऑफ टर्न होते हैं उनको हम चेंज कर दें। यानी अगर मान लीजिए वोल्टेज इधर बढ़ाना है तो हम क्या करें, नंबर ऑफ टर्न यानी सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न को बढ़ा दे प्राइमरी के कंपेयर में। और अगर वोल्टेज की वैल्यू घटानी है तो मैं क्या करूंगा, मैं सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न कम कर दूंगा प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न से। तो ऐसे करके मैं ट्रांसफार्मर को स्टेप अप और स्टेप डाउन बना सकता हूं। तो एक बार फिर से फटाफट मैं रिकॉल करूं तो मैं बोल दूंगा कि ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करता है, जिसमें वोल्टेज की वैल्यू स्टेप अप और स्टेप डाउन होती है बाय द प्रिंसिपल ऑफ फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब ये डायग्राम आप देख के यहां से इजीली समझ सकते हैं कि ट्रांसफार्मर में कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन काम करता है और ट्रांसफार्मर में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है उसके पीछे का पर्पस क्या है। स्टूडेंट, तो अब इस चीज को आप ध्यान से समझिए कि इस डायग्राम में आप देख रहे होंगे कि एक ट्रांसफार्मर का कोर है। कोर का मतलब है एक ऐसा पार्ट जिसमें एनर्जी नॉर्मली, जिसमें फ्लक्स जनरली ट्रांसफर होता है, फ्लक्स की वैल्यू पास होती है। ये देखिए मैं ये यहां से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मींस ये ट्रांसफार्मर का प्राइमरी है और ये वाला सेकेंडरी है। प्राइमरी का मतलब है ये प्राइमरी हो गया और ये वाला सेकेंडरी हो गया। यानी ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में हम सप्लाई देते हैं, सेकेंडरी से आउटपुट लेते हैं यानी लोड करंट करते हैं। तो अगर ये दोनों नंबर ऑफ टर्न हो गए तो उसको 1 to 1 ट्रांसफार्मर बोलेंगे। नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी में ज्यादा हो गया तो स्टेप अप बोलेंगे, और प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न ज्यादा हो गया तो स्टेप डाउन बोलेंगे। और ये फ्लक्स है जो प्राइमरी से जाकर सेकेंडरी में लिंक होता है। अब स्टूडेंट हम तीसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं और वो है एक्सप्लेन कोर टाइप और सेल टाइप ट्रांसफार्मर। ये भी बहुत बार आपसे पूछा जाता है कि कोर टाइप और सेल टाइप ट्रांसफार्मर क्या होता है, आप एक्सप्लेन करें और इसके बारे में थोड़ा कंपैरेटिव कंपैरिजन बताएं। वो आपसे उम्मीद करता है कि आप वो चीजें बताएंगे जो उसको सुनना है। जैसे आप इस डायग्राम से समझने की कोशिश करिए। अगर मेरे पास कोर टाइप और सेल टाइप ट्रांसफार्मर की बात हम कर रहे हैं, मींस एक ऐसा ट्रांसफार्मर की हम बात कर रहे हैं जहां पे जो कोर होगा उसके चारों तरफ वाइंडिंग होगी,
तो इसको हम बोलेंगे कोर टाइप, और जिसमें वाइंडिंग के चारों तरफ कोर दिखेगा उसको बोलेंगे हम शेल टाइप। मींस अपने अगर हम सिंपल भाषा में बोले तो ऐसा बोल सकते हैं कि वाइंडिंग जो होता है वो कोर को घूम चारों तरफ से लपेट कर रखता है, चारों तरफ से सराउंड करके रखता है। ये देखिए, ये हो गया कोर और ये हो गई वाइंडिंग। आप साइड से यहां से अगर मान लीजिए आप देख रहे हैं तो यहां से जब आप देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, यहां से आपको पहले वाइंडिंग दिख रहा है, बाद में कोर दिखेगा क्योंकि छुपा हुआ है अंदर, इसलिए बोला वाइंडिंग सराउंड द कोर। जबकि इसमें क्या होगा, कोर सराउंड द वाइंडिंग। क्यों? क्योंकि यहां वाइंडिंग है अंदर, आप यहां से अगर देख रहे हैं तो पहले आपको क्या दिखेगा, पहले आपको कोर दिखेगा, बाद में आपको वाइंडिंग दिखेगी, इसीलिए बोल दिया कोर सराउंड द वाइंडिंग। यानी इसमें जो वाइंडिंग है वो कोर को ढक के रखी है, तो इसलिए बोल दिया कोर इज सैंडविच बिटवीन द वाइंडिंग। सैंडविच जो खाते हैं ना अपन, दो तरफ ब्रेड और बीच में मसाला, सेम वैसे ही कोर इज सैंडविच बिटवीन द वाइंडिंग। जबकि इसमें क्या हो गया, वाइंडिंग अंदर छुपी हुई है किसके, कोर के, साइड में कोर दिख रहा है, तो बोल दिया वाइंडिंग इज सैंडविच बिटवीन द कोर। अब सबसे इंपॉर्टेंट लाइन कि कोर टाइप में जो लिंब होता है ना, जिसको हम लेग बोलेंगे, उस लेग की जो लंबाई होती है, जो चौड़ाई होती है, जनरली चौड़ाई की हम बात करें तो इन दोनों में सेम होती है। जबकि इसमें देखिए ये वाला जो है ना साइड वाला, ये बीच वाले के मुकाबले आधा चौड़ा है, यानी इसमें सेंट्रल लिंब की जो चौड़ाई होती है वो डबल होती है। अब ऐसा क्यों, तुरंत वो पूछ देगा आपसे। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें दोनों लिंब में सेम फ्लक्स जाएगा, जो फ्लक्स इसमें है वही फ्लक्स इसमें भी जाएगा। जबकि इसमें देखिए, इसमें जो फ्लक्स जा रहा है, इसमें 5/2 आधा जा रहा है किसके, इसके, यानी इसमें फ्लक्स आई है, आधा इधर चला गया और आधा इधर चला गया, इसलिए इसकी जो चौड़ाई होती है वो डबल लेते हैं और उसकी जो चौड़ाई होती है वो हम आधा लेते हैं। अब स्टूडेंट तीसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा वो ये है कि विंडो कितने होते हैं। तो यहां देखिए, इसमें एक ही विंडो है, इसमें देखिए कितना विंडो, एक, और विंडो मतलब खिड़की, यानी जिसमें आराम से हवा आ जा सके, जिसमें ऑयल आ जा सके। तो इसमें दो होता है, इसमें एक होता है। ये सिंगल फेज ये सिंगल फेज था कोर टाइप, ये 3 फेज था कोर टाइप, इसीलिए दोनों में अलग अलग है। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कौन आसानी से मेंटेनेंस हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर कोर टाइप आसानी से मेंटेनेंस हो जाएगा, क्योंकि इसमें वाइंडिंग बाहर की तरफ लगी होती है तो रिप्लेसमेंट आसान है, जबकि इसमें रिप्लेसमेंट बड़ा मुश्किल है। इसमें कूलिंग भी आसान है, जबकि इसमें कूलिंग मुश्किल है। इसमें हीट जल्दी मतलब डिसिपिएट हो जाता है, जबकि इसमें हीट बहुत मुश्किल से डिसिपिएट होता है। तो ऐसे करके आप सारे पॉइंट अगर उसको बता देंगे तो अब उसके पास कोई क्वेश्चन ही नहीं बचा होगा कि वो आपसे पूछ सके। वो भी पूरा टेंशन में आ जाएगा कि इतने सारे क्वेश्चन के आंसर जो हम पूछना चाहते थे इसने तो पहले ही बता दिया है। अब अगला क्वेश्चन जो हम पूछने जा रहे हैं वो है व्हाट इज स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो प्लीज आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि ये वीडियो आपको हम समझाने के पर्पज से बना है, रट्टा मारने के पर्पज से नहीं। अगर रट्टा मारने के पर्पज से बनाते तो कोई बात ही नहीं था, आप तो फटाफट देख के हम पढ़ देते, आप सुन लेते, लेकिन आपको समझना है। अब क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है कि स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या है। नाम से ही समझ में आ रहा है, स्टेप अप का मतलब जो बढ़ा के मिले, स्टेप डाउन का मतलब जो घटा के मिले, यानी एक ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें जो वोल्टेज मिलेगा आउटपुट का वो बढ़ा हुआ मिलेगा, तो स्वाभाविक है उसको स्टेप अप बोलेंगे। यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर वो ट्रांसफार्मर होता है जिसमें जो आउटपुट वोल्टेज है उसकी वैल्यू बड़ी होती है इनपुट वोल्टेज से, यानी नंबर ऑफ टर्न जो होगा आउटपुट का सेकेंडरी का वो ज्यादा होगा नंबर ऑफ टर्न ऑफ प्राइमरी का, तो इसको बोल देंगे स्टेप अप। अब क्वेश्चन है स्टेप डाउन क्या होगा। स्टेप डाउन उसका उल्टा होगा। स्टेप डाउन का मतलब है कि जो आउटपुट वोल्टेज है वो कम होगा किससे, इनपुट से, इसीलिए जो नंबर ऑफ टर्न होंगे सेकेंडरी के वो कम होंगे नंबर ऑफ टर्न ऑफ प्राइमरी से। यानी आप सिंपल बोल सकते हैं, जनरली हम वोल्टेज को बढ़ाने और घटाने के लिए यूज करते हैं, इसीलिए ट्रांसफार्मर में अगर आउटपुट वोल्टेज ज्यादा मिल रहा है तो स्टेप अप है, और अगर इनपुट वोल्टेज ज्यादा मिल रहा है तो वो स्टेप डाउन है।